नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अब तक जो मैं लेकर आई थी क्लास 4th की ईवीएस लेकर आई थी, पूरी बुक करा दी है मैंने, ऑलमोस्ट चैप्टर्स कवर करा दिए हैं। जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स बचे हैं उसमें थोड़ा सा कम चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि उन पर टाइम ना वेस्ट करके एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें पूरी क्लास 4th की ईवीएस डिस्कस की गई होगी, तो उसमें वो बचे हुए चैप्टर डिस्कस हो जाएंगे। तो आज मैं लाई हूँ क्लास 5th, यानी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो भी न्यू क्लास के साथ। जो सीटेट में मेनली जो ईवीएस का पोर्शन आता है वो आता है क्लास 5th का। तो क्लास 5th की जो ईवीएस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पढ़ ली तो आपके मार्क्स ईवीएस में तो कम नहीं आने वाले हैं, 25+ मार्क्स आएंगे। तो आप क्लास 5th की ईवीएस ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। क्लास 4th की इसके लिए कि आपको बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, बट क्लास 5th उसके लिए है जो कम से कम 20+ मार्क्स तो चाहते हैं अपनी ईवीएस के पोर्शन में। तो इसीलिए आज क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर है, तो ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा इसे, ताकि हम एक भी नंबर मिस ना करें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 5th की ईवीएस। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका सुपर सेंसेस, हिंदी में है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इसमें इस चैप्टर में जो बात की गई है वो सुपर सेंसेस की बात की है, सेंसेस की बात की है बर्ड्स के, एनिमल्स की, कि वो किस तरीके से सेंस करते हैं। तो इसमें आगे एक जगह बताए कि आपने कभी देखा है कि यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन द मिनट मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। मतलब जैसे ही आपके हाथ से कुछ मीठा गिरा ज़मीन पर और वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो गई। तो ये कैसे? सुपर सेंसेस। एक और बात कही है, एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स शॉट अप एट वंस। जैसे ही आप सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और उसके झट से कान खड़े हो गए। मतलब सेंसेस इतनी अच्छी होती हैं इनकी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इनके बारे में। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। मतलब इनके पास सूंघने, देखने, महसूस करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। इवन क्या पता है, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। मतलब कुछ तो, कई जानवर तो कई मीलों से अपने शिकार को देख लेते हैं हल्की सी आहट से। तो यही आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कैसे बताएं? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट शॉ a group of ant coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognize it and let in. ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या होता है इसमें कि जैसे चींटी है अपने रास्तों से जा रही है, अचानक उसने देखा कि अपने सामने से दूसरी चींटियों का एक ग्रुप आ रहा है, तो झट से अपने होल में वापस आई। तो जो होल के पास जो गार्डिंग वाली जो मतलब जो इनकी एक जो पहरेदार चींटी खड़ी होती है, वो पहचानती है उसे और अपने बिल में घुसने देती है। मतलब द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। इसका क्या है कि मतलब जो बाहर खड़ी हुई चींटी होती है, जो पहरेदार चींटी होती है, वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये चींटी जो है, जो बिल में आ रही है, वो हमारी ही है, हमारे ग्रुप की है, तभी ही वो उसे अंदर आने देती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी है आप लोगों ने। आगे बताएं, मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, ही फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। इसमें बोले कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई साल पहले ये खोज की थी कि जब चींटियाँ चलती हैं तो वो ज़मीन पर कुछ एक स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं, एक ऐसी स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं कि जो पीछे की चींटियाँ हैं वो सूंघ कर उन चींटियों को फॉलो करती हैं। मतलब वो रास्ता कैसे रखती हैं, फॉलो कैसे करती हैं, उन्हें ध्यान कैसे रखती हैं। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे कि आगे चलने वाली चींटी की स्मेल छोड़ती हुई चलती है, तो पीछे वाली चींटियाँ उस स्मेल के थ्रू, उसे सूंघते हुए पीछे उस रास्ते पर जाती हैं। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि कुछ मेल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, स्मेल से। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सिल्क वॉर्म का, रेशम के कीड़े का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रखा है। कैसे देखा? आई एम अ सिल्क वॉर्म एंड आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म
फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यानी मैं रेशम का कीड़ा हूँ और मैं अपनी फीमेल यानी अपनी मादा रेशम के कीड़े को कैसे पहचान लेता हूँ? उसकी गंध से, वो भी कई किलोमीटर दूर से। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ईवीएस की जो क्लास 5th की बुक है उसमें हर एक थोड़ी थोड़ी सी लाइंस के बाद आपको एक क्वेश्चन नजर आ जाएगा जो इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट इज मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ द बॉडी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो मच्छर होते हैं मॉस्किटोज कैसे आपको पहचानते हैं? अब स्मेल से, शरीर की गंध से, और स्पेशली कहाँ से? पैरों के तलवे से और आपके शरीर की हीट से, मतलब सेंस कर पाते हैं, स्मेल कर लेते हैं वो आपको, तभी वो आपको काटते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा कीड़े वो बोलते हैं ना मच्छर काटते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि वो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही होती है या उनकी बॉडी हीट कर रही होती है, उनकी सोल ऑफ योर हीट, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर हीट, उससे पता चलता है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इज कि डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक out if another dog has come into the area by the smell of its urine or potty। डॉग्स की क्या विशेषता है, कुत्तों की क्या है कि जब सड़कों पर ये कुत्ते होते हैं ये अपनी ना बांट लेते हैं अपना एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया अपने डिवाइड कर लेते हैं कि दूसरे जो ग्रुप के कुत्ते हैं वो नहीं आएंगे उनके ग्रुप में, उनके एरिया में नहीं आएंगे। और वो कैसे पहचानते हैं? दे कैन मेक आउट इट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू द एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। किससे पहचान करते हैं? यूरिन से और पॉटी से, उसकी स्मेल से पहचान कर लेते हैं कि यहाँ कोई दूसरे एरिया का कुत्ता आया हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, कैसे? बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। मूव करते हैं नेक्स्ट में। इससे पता चल रहा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से एंड्स स्मेल के थ्रू फॉलो करती हैं एक दूसरे को, किस तरीके से डॉग्स करते हैं। आगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। इसमें क्या बताया हुआ है कि व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ दे आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। क्या बोला कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, दोनों तरफ होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, 2 अलग अलग चीज़ों पर एक ही समय पर देख सकते हैं। आगे जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब ये सामने देख रहे होते हैं तो क्या होता है? इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर फोकस कर रही होती हैं। बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। क्या है इसमें? यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैसे बर्ड्स, मैंने जब आपको ये चैप्टर करवाया था ईवीएस का, एक दूसरी सीरीज जो लेकर आई थी उसमें जो मैं करवा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स किस तरीके से देखते हैं, उससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो यहाँ से वो यहीं से उठा हुआ क्वेश्चन है क्लास 5th की ईवीएस से कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, और जब वो एक चीज़ की तरफ को देख रहे होते हैं देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। सीटेट में सीधा सीधा ये वाली लाइन उठाई हुई है, देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है उस वाले वीडियो में, कि जब पक्षी आपने देखे होंगे गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्यों मूव करते हैं? सीटेट में ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि क्यों मूव करते हैं बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, फिक्स हैं, आइज आर फिक्स एंड कांट मूव। क्या है? आइज आर फिक्स एंड कांट मूव। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कांट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। तो इसीलिए फ्रिक्वेंटली वो हेड मूवमेंट, अपनी नेक मूवमेंट करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट।
यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट लाइन, some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. इसमें क्या बोल दिया है, some birds like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. ये भी CTET में आ रखा है। चील, बाज, गिद्ध, ऐसे कई पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, these birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. तो जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं ये 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ये, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कि द बर्ड्स कैन सी 4 times as far as we can. नेक्स्ट मूव करते हैं, एनिमल्स किस तरीके के कलर्स देख पाते हैं, इसमें ये बताया हुआ है नेक्स्ट में। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले कि जो भी पक्षी हैं दिन में जागते हैं वो कुछ कलर्स देख भी पाते हैं, बट जो रात को जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही कलर देख पाते हैं, सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। एक क्वेश्चन था उसमें कि आउल वगैरह के बारे में पूछा था कि वो क्यों सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं, तो उसका आंसर था कि ये सिर्फ रात्रिचर हैं, यानी सिर्फ रात को जगते हैं, ये रात को देख पाते हैं। तो वो भी CTET में आया हुआ है। तो मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। हाई अप ऑन अ ट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर एंड लिपर्ड। तो क्या बताया कि जंगल में जब ऊंचे पेड़ पर एक लंगूर बैठता है तो जैसे ही वो शेर या चीता किसी को देखता है तो एक अलग सी वार्निंग देता है, मतलब डेंजर की वार्निंग देता है। कैसे देता है, द लंगूर does this by making a special warning call, मतलब एक खास आवाज़ निकालता है और दूसरों को वार्न करता है। Birds also give alarm call to warn about the danger. सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एक वार्न कॉल देते हैं, एक तरीके से एक अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। Some words even have different sounds for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। मतलब इस तरीके की भी डिफरेंट वार्निंग कॉल्स हैं कि जो आपका एनिमी है वो स्काई से आ रहा है या वो ग्राउंड पर है। मतलब इस तरीके की डिफरेंट आवाज़ें निकाली जाती हैं कि स्काई से आ रहा है तो एक तरीके की आवाज़ें निकाली जाएंगी, अगर वो सामने से आ रहा है, ग्राउंड पर आ रहा है, तो चेतावनी भरी आवाज़ एक अलग तरीके की होगी। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ लाइन है, some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. Some animals behaving in a different way, जैसी अर्थक्वेक आने वाला होता है, मतलब भूकंप, तूफान, कुछ भी, तो कुछ अजीब से साइंस देने लग जाते हैं ये जानवर, क्योंकि ये समझते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है या कुछ आने वाला है इस तरीके। तो एक इसी से एक इंसिडेंट भी डिस्कस किया हुआ है इसमें। इन December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island was hit by the tsunami, but these people were saved. तो इसमें क्या बोला है कि जो 2004 में सुनामी आने वाली थी उससे पहले ही अंडमान वाले लोगों को, वहाँ की एक जाति है, उनको पहले ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया वहाँ के जो जानवर थे उनका एक अजीब सा बिहेवियर था, उसे ऑब्जर्व किया उन्होंने और वो मूव कर गए वहाँ से। तो उससे क्या हुआ, उनकी जान बच गई और बाद में पता चला कि वहाँ सुनामी आई। तो मतलब ये साइंस होते हैं, डिफरेंट साइंस। अब एक और क्वेश्चन, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। मतलब डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बातें करती हैं, एंड कई साइंटिस्ट ने बताया है कि उनकी पूरी एक भाषा भी होती है कई जानवरों की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बोला है से इट विद साउंड,
आगे जो बताया है कि एक गेम बताया है कि कौन कितना सोता है, स्लीपिंग वेकिंग। तो सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। आपने देखा होगा आपकी घर की जो छिपकली होती है वो सर्दियों में आपको दिखेगी ही नहीं, पूरी सर्दियाँ वो कहाँ रहती है, सोती है, और पूरी गर्मियाँ जागती है। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कांट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, मतलब कहाँ चली गई वो। तो इससे पता चलता है कि पूरे सीजन के लिए सो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन कितना सोता है। एक है स्लॉथ, इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है इम्पॉर्टेंट। इट लुक्स लाइक अ बियर, कैसे स्लोथ का बताया है, जरा इसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लोथ। ये स्लोथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। तो इसकी सबसे जो खासियत है वो क्या है कि एक तो ये उल्टे से लटक कर मस्ती में सोता है, और वो भी पूरे 17 घंटे, अब ऑलमोस्ट 17 घंटे, 17 से 18 घंटे सोता है ये। खाता क्या है, द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, पूरा टाइम उसी पेड़ की लीव्स खाता रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, से हार्डली कुछ और चाहिए होता है। इट मूव्स टू द नियर बाय, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये मूव करे। स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, ये लगभग 40 साल जीता है। और in that time they move around only 8 trees once a week, it comes down from a tree to relieve itself। मतलब पूरे 40 साल की उम्र में मुश्किल से ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है, मतलब इतना आलसी। तो इस स्लोथ के बारे में एक मतलब अच्छी सी एक बात पता चली कि 17 से 18 घंटे सोता है, और 17 से 18 घंटे सोने के साथ साथ ये मतलब पूरे अपने जीवन काल में 40 ईयर्स लगभग जीता, ये 8 ही पेड़ों पर लगभग घूमने जाता है, बाकी टाइम पूरा एक ही पेड़ पर रहता है। नीचे फिर एक चीज़ बता रखी है कि स्लोथ का सोने का टाइम, तो ये टाइम दिखा रखा है, इसे 24 आवर्स दिखा रखे हैं, उसमें से दिखा रखा है कि 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट लिजार्ड का बताया, पूरा एक सीज़न सोती है, ठीक है। और नीचे कुछ और का बता रखा है, काउज़ का बता रखा है कि ये सिर्फ 4 घंटे सोती है। फिर नीचे ये और बता रखा है पाइथन, ये भी 18 घंटे लगभग सोता है। जिराफ सबसे कम 2 घंटे सोता है। कैट आधा दिन सोती है, मतलब 24 घंटे में से आधा 12 घंटे सोती है और 12 घंटे जागती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे एक बार इसी तरीके से। इसमें दिखा रखा है ये 2 घंटे, पाइथन के ये, जिराफ के ये 2 घंटे, और ये कैट के आधे यानी 12 घंटे। अब एक अच्छी सी और बात बताई हुई है टाइगर्स के बारे में, तो देखते हैं कि टाइगर्स के बारे में क्या बताया हुआ है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट, मतलब टाइगर, ये जो बाघ हैं अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस। नेक्स्ट क्या बताया है, द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey। इसका क्या मतलब है, जो बाघ की मूछें होती हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती हैं, अपने शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का उनसे पता चल जाता है, और इवन अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। इतनी मतलब ये वाइब्रेशंस को सेंस कर पाती हैं, मूवमेंट्स को, सामने वाले जो इसका शिकार होता है उसकी जो मूवमेंट है उसको ये सेंस कर पाती हैं। नेक्स्ट, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around। मतलब जो कान हैं, जो टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, मतलब जो इनके कान हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये मूवमेंट पहचान लेते हैं, झाड़ियों में से हिलने की मूवमेंट की आवाज़, या कोई आ रहा है घास पे चल रहा है, तो
इस तक की आवाज़ को ये सेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट, टाइगर मेक्स डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट एंग्री और to call out a tigress, it can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग तरीके की साउंड निकालते हैं। जब इन्हें जो टाइग्रेस है उसको बुलाना होता है तो उसके लिए एक अलग आवाज़ होती है। अगर इन्हें अपनी गुस्से को दिखाना है तो उसके लिए एक अलग आवाज़ होती है। और 3 किलोमीटर तक इनका जो करहाना है वो सुनाना, गुर्राना, करहाना 3 किलोमीटर्स तक जो इनका गुर्राना है वो सुना जा सकता है। Next, each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark area with their urine. सेम जैसे हमने डॉग्स के बारे में पढ़ा था कि वो अपना एरिया जो उन डिसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टाइगर्स के लिए भी है कि वो अपने जो यूरिन है उससे ही अपना एरिया कवर करते हैं। कोई और एंटर नहीं कर सकता उनके एरिया में, ठीक है। और अगर कोई दूसरा एंटर करता है तो उसकी यूरिन की स्मेल से पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो भी फैक्ट्स थे टाइगर्स के बारे में वो हमने पढ़े। बस फिर थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रखी है कि नंबर्स ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग, दे आर इन डेंजर। थोड़ी सी बात बताइए कि इसी से रिलेटेड कि सम ऑफ देम आर इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, और जो घाना करके है ये जो है वो घाना जो है वो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। तो 2 हैं, कोई कभी भी आ सकता है कुछ भी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है, और घाना है वो कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी इस चैप्टर में, यही इम्पॉर्टेंट था। यही नहीं, पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पॉर्टेंट था। होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। और जो वीडियोस आपने चैप्टर नंबर क्लास 4 की जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन्हें देख लेना, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटें, एक भी मतलब चांस ही ना हो मार्क्स कटने का। और जो क्लास 5th है उसकी तो हम EVS बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, मतलब एक सिंगल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारा, बहुत अच्छे से करेंगे हम क्लास 5th की EVS। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर की मिलेगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर।